So, do you think is Shark Tank scripted? सोनी की टीम होती है, वो आपको आइडियाज़ दे देती है। आप डिस्कस करना चाहते हो कि आप इसको ऐसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो। जैसे पीयूष बंसल से जब हम लोग मिले, पीयूष जनरली आई थिंक इज़ एन अर्ली राइजर आई फील। तो सैटरडे को जनरली मॉर्निंग का टाइम कुछ ना कुछ वो कभी मतलब मिलने का टाइम ये वाला टाइप ही एक हमेशा बनता है। मतलब आप नॉर्मल जगह पे मिले हो शार्क आराम से? से खूब जैसे सड़क पे चलते चलते बातें करी मतलब नो नो एयर एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी पिच थी, थोड़ी सी उनको बहुत ही यूनिक लगी कि यार ये बिल्कुल ही अलग बालों से बिजनेस बन गया है। पहली बार एक्चुअली मुझे लगता है इंडिया ने ये विटनेस किया कि ये भी चीज़ें होती हैं। और सारे शार्क्स भी हो गए और फिर हमारे जो नंबर्स देख के भी बड़े एकदम वो हो गए। इतना मैं बोलता जा रहा था, इतना बोलते कि मैं थक गया था। मेरे इनफैक्ट पिच में आप देखो बहुत होठ सूखे हुए दिखते हैं आखिरी में। अच्छा। और मैं उन लोगों ने भी नोटिस कर लिया था कि ये बोल बोल के इसकी आवाज़ वैसे होने लगी है। तो वो दोनों लोगों ने रोक के बीच में आई थिंक अशनीर थे और पीयूष थे, दोनों मेरे लिए पानी का ग्लास लेकर आए कि तुम पानी पी लो वहीं पर, लेकिन मेरी डील कर लो, मेरी कर लो, ये कर लो, वो सब। आज हमारे साथ है फाउंडर ऑफ हेयर ओरिजिनल्स। अब मैं तो ज्यादा क्या ही बोलूं, स्ट्रेट अप चलेंगे, सीधा इनसे ही इनकी स्टोरी जानेंगे कि हाउ ही बिल्ट हिज कंपनी, व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस पिचिंग इनटू शार्क टैंक एंड शार्क टैंक के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा। बिकॉज ग्रीन साइड ऑफ द स्टोरी तो हमें टीवी पे देखने को मिलती है कि 5 शार्क्स ऑन बोर्ड आ गए, 4 शार्क्स ऑन बोर्ड आ गए, पर कैमरा बंद होने के बाद एक्चुअली व्हाट अ फाउंडर फेसेस, या व्हाट डू वी से कि फाउंडर को कैसा लगता है एक इनिशियल फंडिंग मिलने के बाद, ये सारे एक्सपीरियंसेस आज हम खुद मिस्टर जितेंद्र से पूछेंगे जो कि फाउंडर है हेयर ओरिजिनल्स के। सो फर्स्टली लेट्स वेलकम हिम। थैंक यू सो मच जितेंद्र फॉर कमिंग इन स्ट्रेट अप टू आवर ऑफिस एंड शूटिंग अ पॉडकास्ट, बिकॉज आई बिलीव इन योर बिजी स्केड्यूल काफी मुश्किल रहता होगा टू टेक अप टाइम, बट आई अप्रिशिएट कि आपने इतना टाइम निकाला। क्विक इंट्रो अबाउट योरसेल्फ। Thank you first of all for having me. So my name is Jitendra Sharma. I am founder of Hair Originals. You must have seen us on Shark Tank India season 1. A brief about my background. So I am an engineer by education. I graduated from IIT Delhi in 2008, and then I worked for an oil and gas company called as Total, basically one of the top 4 global company. So my base was in Paris. I worked for 11 years with them, and I worked across 35-40 odd countries in these 11 years. And around end of 2019 I came back to my country and started the company Hair Originals, and since then I have been involved with this. Okay, so what was the idea behind creating Hair Originals? तो हेयर ओरिजिनल्स की अगर मैं जर्नी और आइडिया का मेन बात करूं तो एक्चुअली हमारे इंडिया से ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर दुनिया में उनके बारे में लोगों को बहुत हाई परसेप्शन है वैल्यू पर, उनकी क्वालिटी पर। जैसे योगा की अगर हम बात करें, आयुर्वेदा की हम लोग बात करें, बहुत पॉपुलर है। ऐसे ही जो हेयर है एक्चुअली अगर हम एक अमेरिकन से या एक लेट्स से एनी डेवलप्ड कंट्री के किसी कंज्यूमर से बात करें तो जो हेयर एक्सटेंशंस और विग्स होते हैं ह्यूमन हेयर से जो बने होते हैं, इसमें जो हेयर इंडियन प्रोडक्ट जो इंडिया से आता है इसकी एक बहुत हाई परसीव्ड वैल्यू है। इनफैक्ट यूएस में लोगों ने इसको बुगाती ऑफ हेयर एक्सटेंशंस तक बोल रखा है, जो इंडिया से हेयर प्रोडक्ट बन के जाए। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था पहले, ना मैं इस इंडस्ट्री को भी नहीं जानता था, मैं तो ऑयल एंड गैस में था। बट मैंने जब ये चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया कि ये इतनी बड़ी एक $14 बिलियन की एक मार्केट है ह्यूमन हेयर की, वो पूरी मार्केट इंडिया से ड्राइव होती है। क्योंकि इंडिया में टेम्पल में हेयर का डोनेशन होता है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। आप सोचो कि एक विमेन अपने बाल क्यों पैसे दे के भी नहीं बॉल्ड होगी, लेकिन इंडिया में ये एक ऑलरेडी ट्रेडिशन है, कल्चर है। ये चीज़ जब मेरे को समझ में आया कि ये एक एक्चुअली मैं बोलूँगा लोकल नहीं ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, तो फिर मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इस पूरी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करा जाना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या हो रहा था कि इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था, जबकि मैन्युफैक्चरिंग चाइना और ये सब जगह होती थी। हम लोग मतलब कम दिमाग, टेक्नोलॉजी सब कुछ जानते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं हमें कम आता है। एंड मुझे लगा कि ये काम क्योंकि हम लोगों को मिलके अगर हम हाई क्वालिटी फिनिश प्रोडक्ट इंडिया से दुनिया को भेजेंगे तो
तो ये पूरी मार्केट को हम डिसरप्ट कर सकते हैं। इस आइडिया के साथ हेयर ओरिजिनल्स की शुरुआत हुई। ओके, सो जब आपने हेयर ओरिजिनल स्टार्ट करा, व्हाट वाज दी लाइक नंबर्स तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा था? मतलब एक्चुअल में व्हेन यू स्टार्टेड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, बिजनेस बिल्ड होना कब स्टार्ट हुआ? 2019 में आपने बोला यू स्टार्टेड, हाँ। कितना टाइम लगा लाइक टचिंग योर फर्स्ट 1 लाख और 1 करोड़? हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स भी होते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले आपकी कुछ सेल्स करने में सबसे ज़्यादा आपको टाइम, सबसे ज़्यादा मेहनत Exactly. सब लगता है। तो हमने जब शुरू करा तो ये था अराउंड 2019 के एंड में, कोविड से 2-3 महीना पहले ऐसे बोल देते हैं। ओके। तो एक्चुअली थोड़ा सा टाइमिंग उस समय ऐसा लगता था ख़राब हो गई, लेकिन एक्चुअली रियलाइज़ हुआ अच्छी थी, क्योंकि हमें पता चला कि इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है। हमने शुरू किया जनवरी 2020 में, लेकिन बेसिकली जो थोड़ी बहुत सेल्स जनरेशन शुरू हुई है वो सेकेंड वेव ऑफ कोविड के बाद। तो आप ये मानिए 1.5 साल तो मतलब लिटरली सर्वाइवल मोड था। ओके। और उसके बाद अराउंड जुलाई या जून जुलाई 2021 में हमारी कुछ सेल्स और ये सब जनरेशन शुरू हुई। उसके बाद ऑब्वियसली फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर वहाँ से हमारी जर्नी काफ़ी तेज़ हुई। ओके, तो तब तक आप बूटस्ट्रैप थे? तब तक हम लोग बूटस्ट्रैप थे। मेरी सारी अपनी जो भी सेविंग्स थी, मैंने जो भी उधर सब सारा पैसा मैंने अपना खुद का ही इसमें। कितना पैसा लगाया था उस टाइम पे? मेरा टोटल शुरू में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप सब कुछ वगैरह, मतलब जो भी छोटा था उस समय था, मेरा खुद का 50 से 60 लाख रुपए मैंने इसमें यूज़ किया। 50 से 60 लाख खुद की सेविंग्स का लगाया था आपने? सेविंग्स था मेरा इसमें। क्या बात है। और फिर शार्क टैंक में आप कब गए थे? शार्क टैंक में मतलब टेल अस द एंटायर प्रोसेस, कब आपने फॉर्म भरा, फिर द एंटायर प्रोसेस? तो जब हमने कुछ सेल्स वगैरह हमारी होने लगी, कुछ कितनी सेटअप sales हो होने रही थी? लगी, जब हम धीरे धीरे करके कुछ आई थिंक 40 लाख महीने की सेल और इस सब पर आने लगे थे शुरुआत में। पहले हम प्राइमरीली सलॉन्स के वाया ज़्यादा सेल करते थे इन द बिगनिंग। तो लेट्स से B2B साइड से शुरू करके फिर D2C साइड में एंटर करा था। तो जब हम आई थिंक 30-40 लाख इस टाइप की महीने की सेल कर रहे थे, उस समय मेरे को कहीं से पता चला कि ये शार्क टैंक इंडिया करके भी कुछ आ रहा है और ये सब। अब तो एवरीबडी Mainstream नोज हो गया अबाउट था इट, आपको। लेकिन तब तो ये भी नहीं आइडिया था कि किस तरह हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। बट किसी ने बोला एक फॉर्म या कुछ पहले था जिसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा हमेशा लाइफ में एक रूल रहा है कि अगर आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी कुछ लग रहा है तो आपको कहीं ना कहीं उसको ट्राई तो करना ट्राई करना चाहिए, शॉट देना चाहिए। हमेशा लाइफ में मैंने अपनी ज़िंदगी में रेलवेज के छोटे छोटे एग्जामों से लेके IIT तक के सारे एग्जाम दिए। अभी IIT की स्टोरी पे बाद में आएंगे। तो बेसिकली शार्क टैंक का फॉर्म मुझे ऐसा लगता है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन कुछ यही जुलाई अगस्त इस सब के टाइम पर 2021 में भरा था। उसके बाद इसके फिर राउंड्स वगैरह होते हैं, ऑडिशंस राउंड होते हैं, उससे पहले स्क्रीनिंग्स होती हैं, आपका मॉडल, बिजनेस मॉडल, ये सब। तो आई थिंक 4-5 स्टेप टोटल रहते हैं। तो उसके बाद अराउंड दिसंबर में हम लोगों का फिर फाइनल वहाँ जो शॉट होता है, अगर आपका फाइनल भी आप सेलेक्ट हुए हो तो भी ज़रूरी नहीं है कि ऑन एयर आप आओगे। वो डिपेंड करता है कि आप पे शार्क्स ने इंटरेस्ट लिया, नहीं लिया, क्या हुआ। तो इवन आखिरी तक मुझे भी नहीं पता था कि मेरा ऑन एयर आएगा, कब आएगा। लेकिन क्योंकि हमारे केस में 5 शार्क्स लड़ गए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये तो हमें वहीं पता चल गया था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये तो आना ही आना है। ओके। सो लेकिन अदरवाइज ये गारंटीड नहीं है कि आप फाइनल भी गए तो भी उसमें आपको आप ऑन एयर आओगे कि नहीं। अच्छा, तो मतलब प्रोसेस क्वाइट सिंपल कि आपको जस्ट एक फॉर्म भरना है, आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी स्क्रीनिंग्स एंड ऑडिशंस वगैरह होंगे एंड देन यू लैंड अप टू। हाँ, तो पहला प्रोसेस अगर मैं और इसको एलैबोरेट हाँ बिल्कुल बिल्कुल भी बेसिकली एक तो पहला जो होता है वो एक तरह का आपको अपने बिजनेस के बारे में इनिशियल डिटेल्स, क्या आप नंबर्स कर रहे हो, क्या आपका बिजनेस मॉडल है, क्या आपका डिफरेंशिएटर है, कैसे कैसे आपको लगता है कि ओवरऑल बिजनेस के बारे में आपको पिच डेक अपना ये सब वो मांगते हैं। फिर उन्हें अगर लगता है कि जो भी इंटरेस्टिंग उनके जो भी एस्पेक्ट्स या वो हैं, उसके बाद फिर अगला आता है डिटेल्ड बिजनेस प्लान, जिसमें वो आपके और नंबर्स में घुसेंगे और आपके डिटेल्ड, बेसिकली इट्स लाइक लेवल 2। देन जब आपका लेवल 2 भी क्लियर हो जाता है, उसके बाद फिर ये लोग आपको अलग अलग 2-3 शहर, आई थिंक बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली और 1-2 और, वहाँ पर आपका ऑडिशन स्टेज, एक ऑडिशन लेवल 1 टाइप आप उसको बोल सकते हो। फिर वहाँ आपको बुलाते हैं, वहाँ आप कैमरा के सामने वो आपका रिकॉर्ड करते हैं, उसको फिर वो लोग एनालाइज करते हैं कि शायद जो भी आपकी स्टोरी है कंपनी की एंड ऑल वो कैसी उनको लग रही है। फिर उसके बाद उनका फाइनल एक
जिसको वो बोलते हैं स्टूडियो राउंड, उसके लिए फिर ये लोग आपको वहाँ बुलाते हैं। एंड ये सब में सिलेक्शंस आपका हो रहा होता है? ये सब में आपको ऑब्वियसली वो सिलेक्ट कर करके आपको भेजते हैं। क्यों, जैसे हमारे टाइम पर अगर मैं बात करूँ सीजन 1 में, तो टोटल आई थिंक 50,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस थी, जिसमें से टोटल जो फाइनल वहाँ तक पहुँचे थे वो 198 या 200 थे, जिनमें से इन्वेस्टमेंट्स जिन्होंने सिक्योर किए थे और ऑन एयर जो आए थे वो आई थिंक 67 या 70 थे। मतलब 0.01% का रेशियो है हाँ, मतलब फंडिंग लेने तक का, मतलब जिन जो हाँ। ऑन एयर आए जिन्होंने फंडिंग ली, काफी मतलब कंपटीशन तो फिर है ऑब्वियसली। इंडिया में स्टार्टअप कल्चर वैसे भी इतना बिल्ड है, आप देखो तो है ही। तो शार्क टैंक का भी एक ऐसा मीडियम भी है ना, इट्स अ वेरी गुड पीआर मीडियम। पीआर मीडियम, अग्री अग्री। तो अगर मैं इसको क्वांटिफाई करूं तो ये कुछ मान के चलो आप 5-1 करोड़ रुपए की तो मार्केटिंग वर्थ आपको देता है। देता होगा मतलब, तो वो तो अभी आपसे और वैल्यू लेंगे कि जब आपका ऑन एयर गया था तो क्या नंबर्स बाद में थे एंड फिर कितने शूट अप हुए। ओके, सो डू यू थिंक इज शार्क टैंक स्क्रिप्टेड? नहीं, तो शार्क टैंक इज नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल, क्योंकि ये तो हमारा खुद का ही अनुभव है। हाँ। एक चीज़ ज़रूर होती है जिसको अब स्क्रिप्टेड तो पता नहीं लोग, अब होता क्या है, जैसे आपको वहाँ जाकर फाइनल स्टूडियो राउंड से पहले तो जो पहले 2 मिनट आप देखते हो, जब एक कंपनी, जब कोई एंटर करते Walk in हैं करता है, founders, फिर वो एक 2 मिनट तक अपनी एक कुछ बेसिक सी एक हंसी मजाक या एक इस टाइप की कोई चीज़ से अपनी बात बताते हैं अपनी कंपनी के बारे में। उसमें ज़रूर जो सोनी की टीम होती है वो आपको आइडियाज़ दे देती है, आप डिस्कस करना चाहते हो कि आप इसको ऐसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो, इस तरह से बात कर सकते हो। एंड वो भी आई बिलीव सबके साथ नहीं होता, जिनके साथ बैठता है उन्हीं के साथ करते हैं। हाँ, तो वो पहले उसमें भी वो आइडिया देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यही बोलना करना ही इसलिए करना यही है। क्या हाँ हाँ हाँ, कि आपको आप ऐसे कर सकते हो कि ताकि आप इस तरह का कुछ एलिमेंट ले आओ। इट इज़ मोर ऑफ, बट वो पहले 2 मिनट का ही है एक्चुअली। शार्क टैंक पूरा जो है 2 मिनट के बाद तो फिर सीधे क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। क्वेश्चन आंसर में तो फिर आपको ना वो आपको जानते ना आप उनको, मतलब अपार्ट फ्रॉम ओनली दैट, फिर तो इट सिंपल जो सवाल है वो जो आपको दिख रहा है वो वही है, बिल्कुल एकदम वही होता है, उसी तरह से है। इनफैक्ट मेरे केस में तो मैं आपको बताऊँ सीज़न 1 में सच्चाई ये है कि क्योंकि तब जब पहली बार मैंने देखा था तो मुझे तो क्लियर भी नहीं था कि पीयूष बंसल कौन है और अमन गुप्ता कौन है, क्योंकि फेस से तो इतना मेरे को भी रिकॉग्निशन नहीं था, कभी देखा ही नहीं, जानते ही नहीं। तो ये तो पूरी तरह का एकदम बिल्कुल ऐसा इंटरेक्शन होता है कि आप बस जाते हो और इट्स लाइक जैसे आप लोगों से बात कर रहे हो। तो स्क्रिप्टेड तो जीरो, देयर इज नथिंग स्क्रिप्टेड। अगर होगा तो क्या है ना, हम लोग तो बिल्कुल आम साधारण लोग हैं ना, मतलब एक्टर्स तो हैं नहीं, वो बहुत क्लियरली नजर ही आने लग जाएगा। हाँ, अग्री अग्री। सो जब आपने क्या कोई शूटिंग डिफरेंस नोट किया था जो आपने एक्चुअली में बोला था और जो एयर पे आया कटिंग वगैरह में, मतलब थोड़ा प्रोडक्शन अगर मैं डिस्क्राइब करूं? तो देखो इसमें अगर मैं अपनी जैसे बात करूं तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारी पिच थी, थोड़ी सी उनको बहुत ही यूनिक लगी कि यार ये बिल्कुल ही अलग बालों से बिजनेस बन गया है। पहली बार एक्चुअली मुझे लगता है इंडिया ने ये विटनेस किया कि ये भी चीज़ें होती हैं, और सारे शार्क्स भी हो गए और फिर हमारे जो नंबर्स देख के भी बड़े एकदम वो हो गए। और जो मेरी कहानी नंबर्स पे भी अभी आराम से आएंगे। जब एयर बेसिकली होता है तो वो तो फॉर एग्जांपल हमारे को सबसे ज़्यादा कवरेज मिला उस दिन के उसमें क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग था, तभी भी वो 15 मिनट से ज़्यादा तो क्या ही होगा। लेकिन जो वहाँ पर क्योंकि इतना ज़्यादा उनको इंटरेस्ट और सब कुछ था, मेरा तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे हुआ था वहाँ पर शूट, जो पूरा डिस्कशन। अच्छा। मतलब ऑब्वियसली उस समय तो आप इतने इनग्रॉस्ड होते हो उसमें, ऐसे आप मानो ये तो बंदूकें चल रही हैं चारों तरफ से। तो वो 1.5 घंटे की चीज़ को अब देखिए, वो उनकी अपनी एडिट का या उसका पार्ट है कि वो उसमें से कौन सा पार्ट दिखाना चाहते हैं, किस तरह से दिखाना। क्वेश्चंस वगैरह कुछ कट हुए थे? क्वेश्चंस तो मतलब कट तो काफी होंगे, आप सोचो ना 1.5 घंटा तो ऑब्वियसली, मतलब जो सबसे मसालेदार होता है वही रखते हैं, उनको जो मसालेदार या उनको जो स्टोरी ड्रिवन लगता है वो उससे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पिच में एक चीज़ ये हुई थी कि इतना मैं बोलता जा रहा था, इतना बोलते कि मैं थक गया था। मेरे इनफैक्ट पिच में आप देखो बहुत होठ सूखे हुए दिखते हैं आखिरी में। अच्छा। और मैं उन लोगों ने भी नोटिस कर लिया था कि ये बोल बोल के इसकी आवाज़ वैसे होने लगी है, तो वो दोनों लोगों ने रोक के बीच में, आई थिंक अशनीर थे और पीयूष थे, दोनों मेरे लिए पानी का ग्लास लेकर आए कि तुम पानी पी लो वहीं पर, लेकिन मेरी डील कर लो, मेरी कर लो, ये कर लो, वो सब। तो ऑब्वियस सी बात है वो मतलब उसमें मेन पिच का हिस्सा नहीं है। ओके। लेकिन वो 1.5 घंटे को कंसाइज किया होता है, लेकिन जो है उसी को ही वो अपने हिसाब से प्रेजेंट कर लेते हैं ऑब्वियसली। सो अब थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं, कितने शार्क्स ने इन्वेस्ट किया था आपके उसमें? तो हमारे केस में आस्क क्या थी आपकी, एट व्हाट नंबर, क्या डाइल्यूशन पे?
तो हमारी आस थी उस समय पर 60 लाख रुपए 4% 2% इक्विटी के लिए, अच्छा 30 करोड़ की वैल्यूएशन। हमें बेसिकली इंटरेस्ट पांचों शार्क्स की तरफ से आया था। कौन कौन शार्क्स थे उस टाइम पे? अनुपम मित्तल, अशनीर ग्रोवर, पीयूष बंसल, विनीता एंड अमन। ओके फिर हुआ ये था कि इन लोगों ने एक अपनी 2 टीमें बना ली थी। हाँ। एक में अनुपम, अशनीर और पीयूष, दूसरी टीम थी अमन और विनीता की। हाँ फिर एक्चुअली बीच में फिर वो बाहर जाकर डिस्कस करके ये भी करा था। तो उसमें ये हो रहा था कि वो बहुत काउंटर कि मैं वो, मुझे ऐसा लगता है मैं थक भी गया था काफ़ी, क्योंकि बहुत लंबा हो गया था। आइडियली मेरे को ना वहीं पर पांचों को बोल देना चाहिए था कि एक काम करो, आप लोग आपस में डिसाइड कर लो। नंबर ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर पे ही आ रहे थे। क्या नंबर दे रहे थे? तो 4% पे तो वो लोग खुद ही आ गए थे अच्छा। कि इतना हमें करना है। मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट मेरे को सारे बाद में जो कैमरामैन वगैरह भी बाद में ऐसी बात होती है ना, वो कहते आप आराम से इसको 2 पे ही क्लोज भी कर जाते, क्योंकि जितना इंटरेस्ट था वो कर ही देते। अच्छा बट मेरा उस समय ये हो गया था कि खत्म करो कि करके। बस खत्म करो, अब हो गया, बस ठीक है। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैलिडेशन था इनफैक्ट। हाँ। क्योंकि उस समय मैं बताऊं, जो ये कैटेगरी कॉन्सेप्ट प्रूफ करना था ये बेसिकली। कॉन्सेप्ट ना बहुत जगह जब पहले बात करते थे तो लोगों को समझ ही नहीं आता था। उन्हें ये लगता था क्या पागल आदमी, कहाँ क्या बालों वालों की चीज़ों में घुस गया है उससे। तो वो वैलिडेशन मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने बाकी मान लिया था अगर 1% एक्स्ट्रा भी जाएगी तो मान लेते हैं मार्केटिंग कॉस्ट की तरह चली गई। तो दैट इज इट वॉज। तो इवेंचुअली अनुपम, अशनीर और पीयूष के साथ फिर हमने क्लोज किया था 60/4। 60/4। ओके, उसके बाद कोई राउंड रेस करा आपने? हाँ, तो उसके बाद तो फिर इंस्टीट्यूशनल राउंड्स वगैरह हमने रेस किए। तो कहाँ हमने से? जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, अराउंड हमने टोटल $2.7 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रेस किया, जिसमें एनीकट कैपिटल करके एक इंस्टीट्यूशनल कैपिटल है। इसके अलावा वेंचर कैटलिस्ट उनके साथ किया हमने। इसके बाद शी कैपिटल करके हैं, और बाकी एक इंडिया की सबसे बड़ी कलर कंपनी में से एक स्ट्रीक्स हेयर कलर कंपनी, वो उन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया हुआ है। और बाकी जो जोमेटो के को फाउंडर जिन्होंने शुरू किया था दीपेंद्र के साथ, पंकज चड्डा, उन्होंने हमारी कंपनी में साथ में इन्वेस्ट किया हुआ है। Okay. इसके अलावा और भी लोग हैं जो मैं अभी एकदम मेरे दिमाग में याद नहीं आ रहे, लेकिन हाँ। बट 2.7 मिलियन ऑलमोस्ट कितना हो गया? 30 करोड़ से ऊपर ही हो गया। 2.7 कुछ करीब 22 करोड़ रुपीस का। 22 करोड़ रुपए आपने रेस करा। अभी क्या नंबर्स कर रहे हो आप? अभी हम लोग जो अपना ARR हम लोग कर रहे हैं वो अराउंड 35 करोड़ के आसपास कर रहे हैं। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू 35 करोड़, क्वाइट गुड, क्वाइट। और आपने अब कितना टोटल डाइल्यूट कर लिया है? तो डाइल्यूशन तो टिपिकली अगर मैं बोलूँ तो अराउंड 30-35% हमारा टोटल हमने अभी तक डाइल्यूट किया है, इंक्लूडिंग शार्क टैंक। उससे पहले भी हमने एंजल 10% का पहले किया था। 1 करोड़ रुपए हमने उससे पहले भी रेस किया था। ओके, एंजल शार्क टैंक से जस्ट पहले। तो एंजल्स कुछ फाउंडर्स वगैरह ही थे, जैसे देहात एक यूनिकॉर्न है अब तो, खैर एग्रीटेक में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, उसके फाउंडर शशांक और ऐसे ही और लोगों, हाँ, मतलब कपल ऑफ फाउंडर्स जो आप उसको फ्रेंड्स एंड फैमिली सॉर्ट ऑफ राउंड कह सकते हो। ओके 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 ओके, परफेक्ट। सो अब हम इतनी सारी बात कर रहे हैं शार्क टैंक के बारे में, अब आपने इन्वेस्टमेंट भी ले ली, शार्क टैंक खत्म हो गया। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस आफ्टर एंडिंग अप विद शार्क टैंक? मतलब फर्स्टली कितना टाइम लगा पैसों को बैंक में आने में? आई एम ऑब्वियसली श्योर कि काफ़ी ड्यू डिलिजेंस हुआ होगा, चेक्स होते हैं, सो कितना टाइम लगा पैसों को बैंक में लैंड करने में? और पैसे लैंड होने के बाद शार्क्स का एक्सपीरियंस आपके साथ, उनका आपके साथ, आपका उनके साथ कैसा रहा? तो टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, तो टाइम तो लगता है पैसा आने में। करीबन 8 महीना लगा था हमें। क्या बात? 7 से 8 महीना। इनफैक्ट तो नॉर्मल एक प्रोसेस, किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप जाओगे तो ड्यू डिलिजेंस रहता ही है, और इसीलिए ड्यू डिलिजेंस ही फेल होते हैं। इसलिए जो बीच में हम न्यूज़ देखते हो कि बहुत कम पैसा नहीं मिला और ये हुआ। तो इनफैक्ट अशनीर ग्रोवर ने तो अपने जो 11 इन्वेस्ट हुए थे वो पब्लिकली उस पर ट्विटर, उस पर लिंक्डइन पे डाल भी दिए थे। तो मेन रीज़न यही होता है कि ड्यू डिलिजेंस में वो भी श्योर करना चाहते हैं कि आपने जो बोला है वो सही है क्या, आपकी कंपनी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, लीकेजेस तो नहीं है कंपनी में, जो भी है। बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती और हैं, ये सब तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ों का था। तो 8 महीना हमारे केस में इसमें लगा था। इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की हमारे केस में, तो क्योंकि पहला सीज़न था, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली ना डिस्कवर हो रही थी।
तो जब मल्टी शार्क डील हो रही है तो पहले तो यही फिगर आउट होना कि तीनों लोग, हमारे केस में से 3 थे, तो कौन लीड करेगा, कौन बेसिकली सब, और बाकी सारे लोग किसके साथ कैसे करें, वो एक अलग था कि एक डील हो गई जो सिंगल शार्क डील है, एक है कि 3 लोग गए, सिंगल में तो एक ही आदमी या उसकी टीम के साथ आपको इंटरेक्ट करना है, बाकी में 3 लोग वो आपस में कैसे कर रहे हैं, तो इस वजह से ये सब डिले और वो आता था। शार्क्स के साथ देखो एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा ही रहा है। ओके। और मैं तो पर्सनली अश्नीर ग्रोवर को बहुत पसंद करता हूँ। ओके। मुझे, मैंने कई बार बोला है ये, मेरे लिंक्डइन पोस्ट में भी बहुत मेंशन होते हैं, मैंने उस अश्नीर ग्रोवर से शार्प आदमी नहीं देखा जिस तरह की क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, बिजनेस माइंडसेट बहुत क्लियर है, जबरदस्त। Dynamics. और इवन हमारे तो डीडी वाले पार्ट में मैं बोलूंगा ना, जहाँ लग रहा था डिले या कुछ, तो ही इज दैट सॉर्ट, इज लाइक यार मेरा कल खत्म कर, बाकी लोग और लोग अपना जब करते रहेंगे, मेरे को मतलब आई कैन सी कि ही मीन्स बिजनेस, ही इज़ वेरी स्ट्रेट। पीयूष बंसल की मैं बात करूँ तो वेरी मैं अगर एक ऐसे बोलूँ ना, बहुत बहुत सॉर्टेड इंसान, बहुत क्लियर कट विजन वाला इंसान। और क्योंकि हमारी जर्नी जो है हेयर ओरिजिनल की और लेंसकार्ट की ना बड़ी सिमिलर जर्नी, या ऐसे मानो प्रोडक्ट लेवल पे भी बहुत सिमिलर है, एक कैटेगरी क्रिएशन सारा कुछ, तो बहुत सारी एक्सपीरियंस ड्रिवन बहुत कुछ रहता है। जैसे बिल्कुल एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट है हमारा भी। पहले लेंसकार्ट भी ऐसा था कि भाई चश्मे कौन ऑनलाइन जानता था कि बिक सकते हैं और फिर उन्होंने स्टोर्स डिप्लॉय करे, सो वही सिंपलर Service at home दिया। हमारा भी स्टोर डिप्लॉय हमने किए, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। और अगला हम भी सर्विस एट होम और ये सारी, सो बहुत हद तक लेंसकार्ट के साथ तो मेरे को इसलिए भी, मतलब पीयूष बंसल और हमारे डिस्कशंस ही होते हैं कैसे ये 5,000 करोड़ का धंधा बनेगा, क्या क्या स्टेप में लेके जाना चाहिए, क्या क्या। तो पीयूष बंसल, अनुपम इज ऑल्सो, ही हैज़ कनेक्टेड मी टू जहाँ भी बहुत सारी जगह जहाँ हमें अच्छे नेटवर्क या उसकी ज़रूरत होती है, अच्छे अलायंसेस की। ये दोनों दिल्ली में ही हैं तो बहुत मिलना फिर भी हो जाता है। अनुपम इज इन, डू दे गिव यू टाइम, मतलब? हाँ हाँ, वेन एवर वी नीड। तो देखो सच्चाई यही है कि उनके पास भी अपनी बहुत सारे काम हैं और हमारे को भी डे टू डे ऑपरेशन पे बहुत। तो जब कोई ऐसी चीज़ लगती है जहाँ ऐसा लगता है कि इनकी लर्निंग्स लेते हैं या इनसे डिस्कस करते हैं। कैसे, मतलब मेरे माइंड में, आई वाज जस्ट क्यूरियस, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं काफ़ी बार सोचता था कि जब भी ऐसे शार्क्स इन्वेस्ट करते हैं, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लेसेस जहाँ आप मतलब एक्चुअली मिलते हो? मतलब मेरे लिए काफ़ी एक पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ, मतलब लेट्स सपोज आप अश्नीर से मिल रहे हो, किस टाइप के कैफे में, किस टाइप के रेस्टोरेंट बार में, या कहाँ आप एग्जैक्टली मिलते हो? घर पे मिलते हो, बाहर? तो डिपेंड करता है, घर पे भी मिलते हैं अच्छा। कई बार, ऑफिस में अपने कहीं। लेकिन जैसे मैं अभी एग्जांपल दूं तो लास्ट में जैसे पीयूष बंसल से जब हम लोग मिले, पीयूष जनरली आई थिंक इज एन अर्ली राइजर आई फील, तो सैटरडे को जनरली मॉर्निंग का टाइम कुछ ना कुछ वो कभी, मतलब मिलने का टाइम ये वाला टाइप ही एक हमेशा बनता है। और वो जैसे आई थिंक ही लाइक थर्ड वेव कॉफ़ी, तो GK2 में थर्ड वेव कॉफ़ी है, उधर ही वहीं मिलते हैं हम लोग, वहीं बैठ के। मतलब ऐसा कुछ प्राइवेट वो नहीं है कि मतलब कोई बहुत लैविश कोई? यार जो मुझे ऐसा लगता है ना, जो लोग ना ऐसे खुद से सेल्फ मेड, खुद से आगे बढ़ के निकल के आते हैं ना, आप कभी भी नोटिस करना, रूट्स नहीं भूलते, रूट्स से बहुत जुड़े हुए होते हैं। तो मैंने तो जितना भी मेरा इंटरेक्शन है, मैं तो बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही मॉडेस्ट, बहुत ही रूट से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे अश्नीर हो, चाहे पीयूष हो, चाहे अनुपम हो। वेरी परफेक्ट। बिकॉज मैंने ऐसा सुना था, नॉट सुना था, आपको पता होगा हमारे गुड़गांव में यहाँ पे वन होराइजन है। वन होराइजन में काफ़ी क्लब्स हैं एंड काफ़ी ना जो मेंबरशिप वाले क्लब्स होते हैं, जैसे एक यहाँ पे है वन होराइजन में, कोरम, करेक्ट। सो आई हैव हर्ड कि काफ़ी सारे जैसे मतलब आई वुड नॉट नेम एनी शार्क, बट काफ़ी सारे शार्क्स की वहाँ पे मेंबरशिप है, सो दे कॉल, बिकॉज नॉर्मल जनता का एक्सेस नहीं हो उन जगह पे, ऑब्वियसली जब वो मिलते हैं, सो आई यूज टू बिलीव क्या दे वांट सम टाइप ऑफ प्राइवेसी, कंसिडरिंग यू नो अब वो काफ़ी पब्लिक फिगर्स हैं एंड यू नो वन कैन हैम्पर द एक्चुअल पर्पज। लेट्स सपोज आप मिलने गए, अब यार 10 लोग आ रहे हैं, पीयूष सर, या आपको जानता हूँ, सो दैट माइट डिस्टर्ब। सो
हाँ, अब देखो इसमें क्या है, जैसे आपने कोरम बोला, कोरम एक्चुअली जो क्लब है ना वो अब एक तरह का मतलब है ही, वो हॉटस्पॉट फॉर करेक्ट स्टार्टअप करेक्ट करेक्ट डिस्कशंस करेक्ट, ही है। क्योंकि आई हैव आल्सो तो वेंट, 2 बार मैं गया हूँ कोरम में, एंड आई हैव मेट लाइक डिसेंट पीपल वहाँ पे, एंड आई सी मतलब वहाँ पे वही डिस्कशन हो रहा होता है, मतलब इट्स ऑल बिजनेस। कोरम खुद एक स्टार्टअप है, वो खुद एक हाँ अलग अभी रेज भी किया है उन्होंने, वो बनाई इस तरह के करेक्ट हॉटस्पॉट रहे स्टार्टअप के, करेक्ट। जहाँ एक हाई वैल्यू का वो रख दिया जाए। बट देखो वो एक ऐसा चीज़ हो गई कि लेट्स से गुड़गांव में या कहीं अलग अलग उसमें, बट आई थिंक ऐसा नहीं है कि कोई रूल बुक है। हाँ लोग जहाँ जहाँ आप मतलब ऐसा ऐसा मेरे को तो कतई भी बिल्कुल भी नहीं लगता। मतलब आप नॉर्मल जगह पे मिले हो शार्क आराम से। से खूब बिल्कुल, ओके ओके परफेक्ट। ऐसे सड़क पे चलते चलते बातें करी, कोई इसमें वो नहीं होता है, मतलब नो नो एयर एट ऑल। सो अब कमिंग टू योर थोड़ी सी लाइफ स्टोरी, सो बिफोर लाइक हेयर ओरिजिनल, जैसे आपने बताया आप कॉर्पोरेट में थे, राइट, एंड वी वर ऑल्सो डिस्कसिंग कि यू आर फ्रॉम IIT दिल्ली। सो थोड़ी सी IIT दिल्ली की बात बताइए, लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू यू नो टिपिकल IITian बैकग्राउंड, क्यों IIT आप करना चाहते थे, आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल विद IIT कैसा रहा, डू यू रिकमेंड पीपल, लाइक ऑब्वियसली लाइक IIT के अलग एस्पिरेशंस है लोगों के मन में, बट क्या एक IITian होना आपको आपके करियर में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है या नहीं देता है? तो इसकी शुरू करते हैं कि मैं कैसे आईआईटी में या मेरा कहाँ से दिमाग में आया। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा केस एक टिपिकल जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आप अगर होते हो छोटे शहर में, कहाँ से आप तो बिलोंग करते मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मेरी पूरी स्कूलिंग वहीं से ही हुई है। हो? ओके तो और एक नॉर्मल मतलब माय फादर इज़ अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एंड माय मदर इज़ अ हाउसवाइफ। तो मेरे को बेसिकली ना एक कन्वर्सेशन याद है मेरे केस में। तो मेरे मतलब उस समय की बात कर रहा हूँ मैं 2002 में 2003 में मैंने आईआईटी में ज्वाइन किया था। तब हमारे वहाँ पर अलीगढ़ से मतलब हार्डली एक दो लोग कोई आईआईटी में जाते थे। तो मुझे अपने फादर को उनके एक फ्रेंड की कन्वर्सेशन याद है कि अगर आईआईटी में हो जाता है ना तो पूरा भविष्य बदल जाता है घर का और साथ मतलब बच्चे का और घर का भी उसके। तो मेरे को कहीं तो दिमाग में अटक गई थी एक बात कि नहीं यार अगर ऐसा है तो फिर तो इसका मतलब ये कुछ करने लायक चीज़ है लाइफ में। अच्छा, आई वो मैथमेटिक्स मेरा हमेशा से बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा, तो मैं पीसीएम मतलब मैथमेटिक्स में ही था। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये तो एक तरह का नहीं हो जाता लाइफ में चैलेंज कि यार ये ऐसे कैसे हो गया कि मतलब यहाँ से होता ही नहीं है, लोग कह रहे हैं कि मतलब इतना बड़ा। मेरे को था कि आईआईटी मेरे को करना है, मेरे लाइफ का गोल मेरा ये था कि मैं एक बार यहाँ पहुँच जाऊँगा, उसके बाद मेरा ज़िंदगी में मुझे सोचना नहीं है आगे। तो उस बेसिस पे क्या है, मैंने मुझे ऐसा लगता है मैंने जितनी पढ़ाई पूरी अपनी ज़िंदगी में नहीं की होगी उतनी मैंने वो 2 सालों में ज़रूर करी आईआईटी की तैयारी के लिए। ऑल्दो इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी मैंने कर ली मेरे को लगता है उस समय, बट ठीक है मेरे को। क्या रैंक आई थी आपके IIT में? तो आईआईटी में मेरी रैंक थी 1570 उस समय पे। मेंस में? हाँ, तो तब तो एक स्क्रीनिंग होता था और मेंस होता था जो आपका हाँ रिटन होता था, वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहता था। तो केमिकल इंजीनियरिंग में मेरा हुआ था। तो उसके बाद मैं बोलूँ तो मैं आईआईटी के जो मेरे 5 साल थे वो मेरे जीवन के। विच कैंपस? आईआईटी दिल्ली। ओके। और 5 साल का मैंने डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स लिया था जिसमें बैचलर और मास्टर दोनों 5 ईयर में ही मिलती है, और जेई के बाद ही वो आपके पास चॉइस होती है। तो वो जो 5 साल मेरे को लगता है कॉलेज के कैंप हॉस्टल के थे वो सबसे बेस्ट 5 साल मेरे जीवन के मैं कहूँगा। इसमें इतने सारे दोस्त बने, इतने सारा नई नई चीज़ें, नया पूरा एक्सपोजर एक ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। और मोर देन दैट क्या है ना कि एक बहुत ही डायनामिक से ग्रुप के साथ आप कहीं ना कहीं जुड़ जाते हो, जहाँ क्या है कि अब मैं बोलूँगा यू नो एनएल आपका दिमाग और ये सब चीज़ तो एनीवेज कहीं ना कहीं बिल्ड इन है ही, बट उसके साथ साथ और ज़्यादातर लोग क्या है नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड छोटे शहरों से ही आते हैं, तो सबकी कहानियाँ और कहीं ना कहीं कुछ करने की वो सब वगैरह की बिल्ड होती है। तो आई थिंक आईआईटी में एक एनर्जी लेवल्स बिल्कुल अलग एक ज़रूर महसूस मैंने किया। और आप आज देखो मतलब मैं अगर बोलूँ तो फ्लिपकार्ट, जोमेटो और आपकी और भी मैं ज़्यादातर कंपनियां बड़ी बड़ी का नाम देखूं तो वो मैं कह सकता हूं मैंने अपने सामने आइडिया इंसेप्शन होते हुए बनते हुए देखी हैं वो कंपनियां हमारे हॉस्टलों में। तो कहीं ना उससे कॉन्फिडेंस भी एक अलग डेवलप होता है कि यार इसको मैं जानता हूँ, यार ये भी तो उस वाले के कोर्स में इसका बी क्या तो आया IIT के था। बाद आपकी इंटरेक्शन हुई है इन लोगों के साथ? हाँ, तो बिल्कुल किन के साथ? आईआईटी का जो नेटवर्क है ये बात एल्यूमिनाई? तो
है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट अगर कुछ है तो एलुमनाई नेटवर्क ही है। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में आप पहुंच जाओ, आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा आपको अपना नेटवर्क ज़रूर मिलेगा आईआईटी एलम का। आपके नेटवर्क में क्या स्प्रेड है? स्प्रेड से मतलब कब बाहर नहीं या मतलब किन किन को आप लाइक ऐसे जानते हो, मतलब अदर देन अच्छा ऐसे अगर आप एल्यूमिनाई नेटवर्क में? तो एलुमनाई नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो अगर हम सारे वीसी सर्कल्स की बात करें, वीसी फंड्स एंड ऑल, कहीं ना कोई अपने बैच का या आईआईटी दिल्ली का या आईआईटी का इन जनरल मिलेगा आपको। आपको अगर जोमेटो का मैं बताऊं तो पंकज चड्डा, जैसे मैं उनकी बात कर रहा था, वो मेरे बैचमेट बिल्कुल साथ में, बहुत सारा कॉलेज के टाइम का यादें हैं। फ्लिपकार्ट की जो पूरी जर्नी बिल्ड हुई है वो शिवालिक हॉस्टल हमारे बराबर में विंध्याचल के वहाँ पे पूरा बिल्ड हुआ है। तो ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स हैं जो जो और भी खूब सारे लिए जा सकते हैं। तो वो है। तो मैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि आईआईटी, ऐसा हम बोलें कि सिर्फ आईआईटी करके कुछ होता है तो देखो वो नहीं होता। इट्स अ गुड, आई वुड से एक तरह का अच्छा एक वो है आपका, किक स्टार्टर है। और एक आपको एज आई सेड एलुमनाई नेटवर्क है, वो ज़रूर मिलता है। तो मतलब अगर कोई एक्चुअली आईआईटी के बारे में सोचना चाहता है कुछ, तो मैं ये तो ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, मतलब इट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू हैव। मैं अगर बोलूँ तो फॉर एग्जांपल मेरे केस में, जैसे मैं एक छोटे शहर में, तब तो मुझे पता भी नहीं था, तब तो दिल्ली भी बहुत दूर लगता था मुझे उस टाइम। लेकिन इतना पूरा ट्रैवल भी ज़िंदगी में हुआ, सारा कुछ। आज मैं एक कंपनी भी मतलब ठीक ठाक चला ही रहे हैं। मैंने को पहले नहीं लगता था कि ऐसा कुछ मैं इतना डायनामिक या ये सब सोच सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे को आईआईटी से उस चीज़ में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सोच में बिल्कुल एक वो हुआ। लेकिन क्या करियर में आईआईटी ने आपको हेल्प करा? करियर में आईआईटी के नाम से कहीं ना कहीं एक ये होता है कि बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत इजी होते हैं। लोग आपको कम से कम, उनको ये पता है कि हाँ, वेट आ जाता है थोड़ा, वेट आपका आ जाता है कि पता है कि यार कम से कम ठीक कम से ठाक, कम कुछ तो इसको आता होगा हाँ, एटलीस्ट, है ना। करेक्ट। तो वो बेसिक, उसमें आपको चैलेंज नहीं आता। लेकिन एक चीज़ और भी मैं मानता हूँ बहुत ऑनेस्टली और क्लियरली, मैंने बहुत सारे स्मार्ट लोग ऐसे देखे हैं, और जो कोई ऐसा नहीं है कि आईआईटी से आते हैं। मेरा ये भी मानना है कि वो जो पेपर थे वो 3 घंटे का पेपर है, कोई इंसान उस समय थोड़ा कम परफॉर्म कर पाया, किसी ने ज़्यादा कर लिया। तो इससे एक हम किसी को वो नहीं कर लाइफ सकते, वाइज जज हाँ, नहीं कर इसको सकते। जनरलाइज नहीं कर सकते आप। मैं ऐसे ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ मेरे साथ में उस समय जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे। मैं आज भी मानता हूँ वो मुझसे कहीं बेहतर है, पर उनका उस समय नहीं हो पाया। बट वो शायद उनका दिन खराब था, ऐसे मान लेते हैं। तो अब लेट्स टॉक अबाउट अगेन आपकी थोड़ी ब्रांड के कंपटीशन के बारे में, विच आई बिलीव सेकंड सीजन में जो फीचर हुए थे निश हेयर, विच अगेन क्या नाम है आई गेस उनका, पारुल गुलाटी, राइट। शी इज एन इन्फ्लुएंसर और उन्होंने अपनी एक सब ब्रांड, मतलब अपनी ब्रांड स्टार्ट की, निश हेयर। सो हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम निश हेयर, और हाउ हेयर ओरिजिनल्स इज बेटर देन निश हेयर? तो एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर कंपटीशन, मतलब हाउ यू एग्जैक्टली टेक दैट? तो मैं इसको एग्जैक्टली कंपटीशन की तरह नहीं देखता। सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि मतलब वो पारुल गुलाटी ने भी कहीं ना कहीं एज एन इंडिविजुअल हेयर एक्सटेंशंस कैटेगरी की अवेयरनेस में तो वो मतलब आई थिंक काफ़ी अच्छा बढ़िया रहा। एक चीज़ जो मेरे को लगता है जो डिफरेंशिएटर, देखो वो एक इन्फ्लुएंसर है, एक टीवी एक्ट्रेस है, उनको एक प्रोडक्ट कहीं से मिल जाता है, वो उसको बेसिकली बेच के एक अपना एक सर्टेन लेवल ऑफ पैरेलल इनकम का उन्होंने एक सोर्स बनाया है, जो काइंड ऑफ वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि मुझे एक्टिंग भी करनी है और ये पैरेलल बिजनेस भी करना है। हमारी अप्रोच बिल्कुल अलग है। हमें इस पूरी कैटेगरी को क्रिएट करना है। हमें ये एक दिखता है कि एक 5,000 करोड़ का पूरा मार्केट बनाया जा सकता है ग्लोबली इंडिया से। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें पूरी मैन्युफैक्चरिंग में ना पूरी केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोसेसिंग सब लगते हैं। तो मेरे को एक वो लगता भी है कि जैसे ये कहा जाए कि मैं वो सिलाई मशीन पे मैंने अपनी मदर के साथ ही बनाया। मुझे स्टोरी लोग सेल करते हैं, तो ये एक स्टोरी है। हेयर एक्सटेंशन ऐसे नहीं बनते हैं। अगर कैसे बनते? सिलाई मशीन पे बनने लग जाते तो घर घर में हेयर एक्सटेंशन बन रहे होते। हमारी फैक्ट्री है यहाँ गुड़गांव में, वजीराबाद में ही। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप आओ वहाँ देखो कितना इंटीग्रेट प्रोसेस होता है। आप सोचो ना, बाल एक एक बाल ऐसे सिलाई मशीन पे, मैं तो
चाहता हूँ कोई मेरे को दिखाए कैसे सिलाई मशीन पे तुम तो आप कह रहे हो कि ये सब एक स्टोरी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। हाँ, तो ये नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है, देखो वो एक इन्फ्लुएंसर, एक मार्केटियर हैं। हाँ, वो अपने फेस के बेसिस पे, जो उनकी ऑडियंस के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को कर सकते हैं। लेकिन ये आई थिंक ये स्टोरी थोड़ी गलत है। गलत है कि मैन्युफैक्चरिंग और वो सिलाई मशीन, उससे होता क्या है ना, देखो मेरे को ऐसा भी लगता है कि हम लोग एंटरप्रेन्योर धीरे धीरे ना वो एक तरह के रोल मॉडल्स भी हैं। अभी मैंने सीजन 3 में देखा एक और इसी से रिलेटेड हुआ, वो भी बोल रही हैं कि मैंने सिलाई मशीन पे बना दिया। हाँ, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस दुनिया में, आओ कोई बताओ मेरे को सिलाई मशीन पे कैसे बनते हैं हेयर एक्सटेंशन। नहीं होते ऐसे, इसमें प्रॉपर अलग से वेफ्टिंग की मशीन्स होती हैं, वो काम से करती हैं। तो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो एक तो हम लोगों का जो मेजर गोल है वो ये है कि इंडिया से ना हज़ारों करोड़ों का रॉ मटेरियल हेयर बाहर जाता है। अभी एक आप देखो, ईडी ने अभी एक बहुत हॉट न्यूज़ है 10-15 दिन पहले की, 12,000 करोड़ का हेयर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़ा है, जो यहाँ से स्मगल होकर इलीगली, हाँ चाइना हाँ, जा रहा था। करेक्ट। आप सोचो, तो एक कंसाइनमेंट है 1.5 बिलियन डॉलर का। हाँ, तो जो हमारा हेयर ओरिजिनल्स का बिजनेस मॉडल और पॉइंट है वो ये है कि हम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट यहीं बनाएं, इतना सब कुछ हम खुद कंज्यूम करें, टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट करें। ये बेसिकली आइडिया है। और साथ साथ एक दैट्स और योर चीज़ विजन है, फॉर हेयर ओरिजिनल्स। दूसरी चीज़ जो डिफरेंशिएशन में आती है वो ये है कि ये ना एक महंगा प्रोडक्ट है क्योंकि नेचुरल हेयर का है। दूसरी चीज़ लोगों के लिए नया है, इंडिया में कैटेगरी क्रिएशन है। सिर्फ ऑनलाइन से ये नहीं बिल्ड हो सकता। तो हमारी अप्रोच, हमारा पॉइंट ये है, हम चाहते हैं कस्टमर को बोलना ट्राई बिफोर यू बाय, पहले आप ट्राई करो, आप जाकर पहले संतुष्ट हो तब इसको खरीदो। और ये तभी ऐसे ही ये 500-5,000 करोड़ का मार्केट बनेगा। नहीं तो ऑनलाइन एक लिमिट है, आप ऐसे ऑनलाइन 1, 2, 3, 4, 5 करोड़ महीने का ही बेच सकते हो, ज़्यादा बेच ही नहीं सकते। अग्री। तो ये एक कहीं ना कहीं एज आई सेड, वो लेंसकार्ट को भी हमने अपने दिमाग में रखा है, उसकी जर्नी को बिल्ड होते हुए। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ फाइनल मतलब ऐसे डिफरेंशिएशन, तो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट बेटर प्राइस पॉइंट एट योर डोर स्टेप इज हाउ वी डिफरेंशिएट फ्रॉम एनीवन एल्स जो इस कैटेगरी में या कहीं रहता है। ओके, गॉट इट। सो अभी तक तो हमने बात करी सिर्फ गुड साइड ऑफ द स्टोरी की। अब थोड़ी बात करते हैं आपके लाइफ चैलेंजेस जो आपने ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस एंड विद इन बिजनेस फेस किए हैं। तो अगर मैं लाइफ में चैलेंजेस की बात करूं तो देखो सबसे बड़ा लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब कुछ कंफर्ट्स, कुछ चीज़ों की आदतें अगर होती है ना, मतलब कि आपको एक सर्टेन लाइफस्टाइल की, उसके बाद जब एकदम से उसको चेंज करना होता है तो एक वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है जनरली। फॉर एग्जांपल, जब मैं अपनी अगर पर्सनल पे बात करूं, तो जब मेरी एक जॉब और एक वेरी अच्छी डिसेंट जॉब में मैं था, और उसको छोड़ने के बाद जब ये चीज़ को शुरू करने पे जाते हो तो जब आपको रियलाइज़ होता है ना कि अभी कोई मेरे को तनख्वाह नहीं आने वाली हर है, महीने वो नहीं होगा, अभी पहले कुछ होगा तब पता चलेगा लाइफ कहाँ जाने, तो आप एक तरह से जो अनसर्टेनिटी के जोन में आ जाते डिलेमा हो, में वो। उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो ना। एक बहुत अच्छी बात है कि आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप या ये सब में दिमाग में अगर आ रहा है ना, तो अपने आप को टेस्ट कर लो ये सोच के कि भाई 12 महीने तो एटलीस्ट मेरे को कोई तनख्वाह, कोई सैलरी नहीं होगी, तब मैं सस्टेन कैसे करना चाहता हूँ। हाँ, बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए दिमाग में बिल्कुल क्लियर ये बैकअप प्लान भी, और साथ में ये भी हो कि पहले ये मान लो कि 12 महीना 24 महीना जो भी, कि ये तो मेरे को अब सैलरी नहीं आएगी, पहले मैं अपना ये देख लेता हूँ मैं कैसे लाइफ करूँगा, बनाऊँगा, बिना कमाई के मैं कैसे कैसे आगे मैं सस्टेन करूँगा। अब चाहे वो तो मेरी सेविंग हो या मैं कहाँ, जो भी जिसका जैसे जैसे वो बनाए। मेरे केस में थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा स्पिरिचुअली डिफरेंटली सोचता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि डिज़ायर्स ही ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को लेके आता है। तो मैं जनरली बहुत सिंपली लिविंग में बिलीव करता हूँ। तो मेरे को इसलिए कहीं ना कहीं मैं बहुत अपने खर्चों वर्चे मेरे कोई बहुत ज़्यादा मेरे तो जो चैलेंज रहे ना, बेसिकली जब मूव किया, एकदम से काम शुरू किया, एक बेसमेंट लिया, उसमें से कंपनी को शुरू करके वहीं एक छोटे से एरिया से बना के करके, वो इनिशियल लेवल जो चैलेंजेस जो लाइफ में वो होता है, जो अनसर्टेनिटीज रहती हैं, उसमें सोने पे सुहागा बोलूँ तो शुरू किया 2 महीने में कोविड ही हो गया। तो सोचा था कि पहले अमेरिका में वेबसाइट से बेचेंगे, लेकिन अब है ही नहीं, जहाँ तक अमेरिका तक सामान ही पहुँचा है, सब कुछ तो बंद हो गया।
तो वो ठीक है। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि इतनी बड़ी मार्केट इंडिया में एग्जिस्ट करती है, ये पता नहीं चलता अगर कोविड नहीं होता। अगर कोविड नहीं हुआ होता तो हम आज भी अमेरिका में ही बेच रहे होते और शायद अब सोच रहे होते कि चलो इंडिया में शुरू करते हैं। तो ये एक है बिजनेस लेवल पे भी है। पर मेरी ना एक फैक्ट, एक फीलिंग रहे ज़रूर है लाइफ में ना, आपको जब भी कोई चैलेंज, कोई सिचुएशन ऐसा लगे कि ये अभी गलत लग रहा है या अभी मेरी दिक्कत हो रही है, वो स्टीव जॉब्स कहते हैं ना, वो कनेक्ट द डॉट बैकवर्ड्स। आप अब कभी भी देखना, आपको ना जब एक मोमेंट ऐसा लग रहा होगा कि यार अभी तो मेरे को परेशानी लग रही है, एक समय के बाद जब आप सोचोगे तो आपको हमेशा फील होगा कि बहुत सारी वो चीज़ें एक्चुअली आपके अच्छे के लिए ही हो रही थी, कहीं ना कहीं आपको लेके जा रही है। आई फुल्ली एग्री। एक एग्जाम्पल होता है, हाँ, मैं ना जब आईआईटी की काउंसलिंग के लिए जा रहा था, तो मेरे को उस समय वो मैंने बुक पढ़ ली थी एपीजे अब्दुल कलाम की, मेरे लाइफ के आइडियल है। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना है, ये होना, मिल जाती मेरे को मेरी रैंक पे और सब। बट जहाँ पर मैं गया ना वो काउंसलिंग में, तो उन्होंने बेसिकली काइंड ऑफ कन्विंस कर लिया कि एक काम करो, आप केमिकल इंजीनियरिंग लो, वाइडर स्कोप, दिस दैट एंड ऑल। और इवेंचुअली जो मेरी टोटाल में जब जॉब लगी थी ना, और उन्होंने बोला 5 ईयर का करो। जब मैं टोटाल में जो मेरी जॉब लगी, जो उस समय की मैं कहूँगा सबसे बेटर जॉब्स में थी, वो एक्चुअली जो उनकी कंडीशन थी कि केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ही थी और 5 ईयर के उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए ही थी। उस समय मुझे बड़ा ऐसा लग रहा था एरोस्पेस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली मुझे उस समय का सबसे बेटर वहाँ से मिला, जो मुझे 5 साल बाद रियलाइज़ होता है। तो वो डॉट जब मैं कनेक्ट करता हूँ ना पीछे, तो सब समझ में आता है। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप निकालोगे तो मिलेगा। तो मेरे को लगता है डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए आगे जाके ये मेरे को कहाँ हेल्प करने वाला है, वो आपको दिखेगा, क्लियरली दिखता है। परफेक्ट। तो रैपिंग अप विद आवर लास्ट क्वेश्चन, 3 टिप्स जो आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, एस्पायरिंग ब्रांड ओनर को देना चाहोगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ एक एंटरप्रेन्योर के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है परसीवरेंस, पेशेंस, परसीवरेंस, रेजिलियंस। मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। लोगों की जो स्टोरी आपको दिखती है, किसी की भी देख लो, आपको वो लगता है ओवरनाइट, बट उसको सालों लगे होते हैं। एग्री। है ना? तो और इस जर्नी में क्या होगा ना, बीच में बिल्कुल ऐसा आएगा कि आपको लगेगा टूट रहे हो, सब कुछ हो रहा है। तो परसीवरेंस सबसे इंपॉर्टेंट, छोड़ो मत कुछ भी, हमेशा ही मानो कि, और ये होता है, ये मैंने देखा है, जो लगा रहता है लगा रहता है लगा रहता है, आप किसी भी फील्ड में देख लेना, वो करके ही निकलता है कुछ ना कुछ। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि मतलब मुझे जो सबसे ज़्यादा लगता है वो लगता है कि आप सबसे पहले ये ज़रूर सोचो कि मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, जो मैंने एक जो भी मैं प्रॉब्लम को लिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, क्या वो बड़ी प्रॉब्लम है, क्या वो मतलब प्रॉब्लम वर्थ टैम है डिस्कसिंग, उसका जो कहते हाँ हैं, कुछ है कि नहीं, क्या वो एक्चुअली कुछ मार्केट रियल एग्जिस्ट करता है, सेल कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहा है, या हमने एक फैड बना दिया है वो बस। बोलते हैं ना, जो अनुपम मित्तल ने कई बार यूज़ किया कि हमने एक सोल्यूशन बना दिया है वेटिंग फॉर अ प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं कर दिया कहीं। फैड मतलब हाँ, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक, और तीसरी चीज़ मुझे लगता है किसी भी बिजनेस का रियल इन्वेस्टर, रियल फाउंडर, रियल सब कुछ होता है उसका कस्टमर। आपको अपने कस्टमर्स का सबसे हमेशा बस सोचते रहो। आप जितने भी बड़े लीडर्स, बिजनेस लीडर्स हैं, चाहे जेफ बेजोस हो, चाहे जैक मा हो, या कोई भी हो, इवेंचुअली आप जो एक कॉमनैलिटी देखोगे वो होगा कस्टमर। उनका विजन कस्टमर पे एंड होता है। एंड होता है कस्टमर के अराउंड। तो कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज योर इन्वेस्टर। एक्चुअली आप देखो ना, हम इन्वेस्टर सब बोलते हैं, इन्वेस्टर तो आपका कस्टमर ही है। जब तक कस्टमर आप में इन्वेस्ट नहीं करता तब तक किसी की ब्रांड बन ही नहीं सकती। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप शुरू कर रहे हो तो पहले 100 कस्टमर जो आप बनाओ, कम से कम मैं तो बोलूँगा उन हर 100 कस्टमर से आपकी ना बात होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए उन्होंने क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदा, क्या प्रॉब्लम फेस की, क्या उन्हें अच्छा लगा, कस्टमर स्टोरी ऑफ योर ये आपको पूरा होना चाहिए। मैंने, और मैं आज भी बहुत सीना ठोक के बोलता हूँ अपनी कंपनी में बात को, कि जैसे कभी कोई वो होता है ना, उनको लगता है मैं तो कॉल करता ही नहीं हूँ, मैं कहता हूँ आज भी ना तुम निकाल लो, तुमसे ज़्यादा कॉलें मैंने कस्टमर्स को कर रखी होंगी, क्योंकि शुरू में सारी कॉलें मैं ही करता था, तब था भी मैं अकेला, धीरे धीरे लोग बढ़ाए, लेकिन कस्टमर इज द किंग, बस ये मैं बोलूँगा, इसको हमेशा दिमाग में रखो। क्या बात है, क्या बात है। अगेन, सो दैट इज इट गाइज।
अगेन थैंक यू सो मच मिस्टर जितेंद्र हमारे साथ ट्यून इन करने के लिए, एंड गाइज आपका भी थैंक यू अभी तक जुड़े रहने के लिए। अगर आप भी अपनी खुद की D2C स्टोर या ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, सिर्फ $1 में आप आज ही अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑन ई कॉमर्स, कि आप अपनी ई कॉमर्स ब्रांड वेबसाइट कैसे बना सकते हो, उसको चेकआउट करिए। मेरे इस YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करिए, मेरे Instagram पे फॉलो करिए, हेयर ओरिजिनल्स को चेकआउट करिए, मैं इनके भी नीचे हैंडल्स लिंक कर दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हमारा क्लिप्स का चैनल और हमारे Instagram का क्लिप्स का चैनल, क्योंकि वहां पे हम इस बड़ी कॉन्वर्सेशन को बहुत छोटे से पार्ट में क्लिप करके आपको एक वैल्यूएबल इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन ला के देते हैं। दैट इज इट दोस्तों, मेरी तरफ से आज के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टेक केयर एंड बाय बाय।